वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख्वाब बन चुका है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, जलसा नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, पार्टी एक तवील अरसे से इस्लामाबाद के जलसों की तैयारियों में मसरूफ है। कभी पार्टी क़यादत जलसा मुलतवी करती है खुद, तो कभी इस्लामाबाद की इंतजामिया उनको इजाज़त ही नहीं देती है। नाजरीन, उनको रोक देती है। अब की बार 22 अगस्त को जलसे का ऐलान किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जलसे की इजाज़त बाकायदा तौर पर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि ठीक है, आप जलसा कर लें। अब क्या हुआ है कि आज ही जलसे से महज चंद घंटे कबल इस्लामाबाद की ज़िलाई इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जुमेरात का जलसा है उसका NOC उन्होंने मनसूख कर दिया। हालांकि वो कहते हैं हमें अदालत ने परमिशन दी है ये सब करने की। नाज़रीन, एलामिया के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में NOC मनसूखी का फैसला किया गया। एलामिया के मुताबिक NOC मनसूखी का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। एलामिया में कहा गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है, इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया इस्लामाबाद का कहना है कि जलसे के हजूम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चंद दिन कबल भी मुज़ाहिरीन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। इन हालात में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अब ये उन्होंने जो है वो इसके पीछे उज़र दिया। आज ही नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में जलसे, जुलूस, रैलियां, धरनों और एहतजाज पर हर किस्म की पाबंदी लगा दी है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के नवाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक जुमेरात 22 अगस्त से हफ्ता 24 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खिलाफ खतरात के पेश नज़र किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से तरनौल के मकाम पर जलसे की तैयारियां जारी थीं, लेकिन मनसूखी के बाद इंतज़ामिया की जानिब से PTI के कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। जलसा गाह से मुतादिद वर्कर्स को भी हिरासत में लिया गया है। उधर तहरीक इंसाफ की जलसा गाह के मकाम से मशकूक बैग बरामद हुआ है। मशकूक बैग जलसा गाह से मुल्हिका मस्जिद में रखा गया था, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मस्जिद के बाहर तैनात कर दी गई। मस्जिद को खाली करवा कर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया। जलसे के हवाले से इंतजामिया के तहफ़्फ़ुज़ात एक जानिब, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जुमेरात को हर सूरत जलसा करने का ऐलान कर जलसे का इजाज़तनामा मुअत्तल होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली गई है, जिसे जमा कराने के लिए शुएब शाहीन रात 8 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और सिक्योरिटी इदारों से मकालमा करते रहे। रात को अदालत ना खुलने पर शुएब शाहीन मायूस वापस लौट गए। अब तहरीक इंसाफ जुमेरात को दरख्वास्त दायर करेगी। इसी तमाम तर मामले पर सबसे पहले तो बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अली गर्देजी, हवाई नुमाइंदे, इस वक्त जलसा गाह तरनौल पर मौजूद है। ये बताइएगा, ज़िशान गर्देजी, ज़िशान साहब, ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर कोई तैयारी नजर आ रही है PTI की? क्योंकि जहाँ तक हमें नजर आ रहा है बैकग्राउंड में तो बिल्कुल अंधेरा है। क्या कुछ ऐसे मामलात हैं कि कल तक यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे? देखें, इस वक्त जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे मौजूद है। अच्छा। कुछ देर कबल जो है वो कुछ कारकुनान यहाँ पे आए थे, जिन्हें जो है वो पुलिस की जानब से गिरफ्तार किया गया था। शाम के टाइम में शुएब शाहीन की जानब से जो है वो बैरिस्टर गौर भी यहाँ पे पहुँचे, उनकी जानब से भी दौरा किया गया। लेकिन वो जो सूरत हाल थी वो यहाँ से क्योंकि तैयारियों का जायज़ा लेने आए थे, तो जलसा गाह देखकर वो वापस यहाँ से जो है वो वापस चले गए। पुलिस की जानब से लगभग जो है वो 20 के करीब कारकुनान गिरफ्तार किए गए। इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त जलसा जो गाह है यहाँ पे कोई तैयारियाँ जो है वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानब जो है वो तहरीक इंसाफ की जानब से कहा जा रहा है कि कल हर सूरत जो है वो यहाँ पे जलसा किया जाएगा, जबकि जो जिला इंतजामिया है उनकी जानब से कैमरामैन से कहिएगा जरा अगर मंजर दिखा सके। आपने कहा पुलिस यहाँ पे मौजूद है, कितनी नफरी मौजूद है, जरा दिखा भी दें नाजरीन को, अगर दिखा पाएं आप कि किस तरह इस एरिया को उन्होंने सिक्योर किया हुआ है ताकि कल को लोग यहाँ पे जमा ना हो पाए। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरे से कहूँगा कि वो पेन करके आपको दिखाएं। यहाँ पे
पुलिस के कुछ एहलकार यहाँ पे अब से कुछ देर पहले जो है वो भारी तादाद में पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन इस वक्त जो है वो पुलिस के चंद एहलकार मौजूद हैं, कुछ ख्वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और जलसा गाह पे जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। बज़ाहिर जो है वो लग नहीं रहा कि कल जो है वो तहरीक इंसाफ यहाँ पे जलसा करने में कामयाब होगी। लेकिन दूसरी जानब जो है वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उन्होंने जो है वो हर सूरत जलसा करना है। जलसा गाह में इस वक्त तक जो है वो, क्योंकि हम उमूमन जो है वो देखते हैं कि स्टेज वगैरह लगा दिया जाता है, पोस्टर वगैरह आवेज़ा किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना तो स्टेज के हवाले से कोई तैयारी मुकम्मल है, ना ही जो है यहाँ पे कोई पोस्टर वगैरह आवेज़ा हैं। ठीक है, चले ये कोई साहब, ये आपके पीछे जो साहब हैं ये पुलिस एहलकार हैं, जरा पूछिएगा, या ये पहले से ही जोशीले अंदाज में मौजूद हैं जलसा गाह में, तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं ये? देखें इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। शाम के टाइम जो है वो कारकुनान यहाँ पे आए थे जिन्हें पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वक्त जो है वो कुछ पुलिस एहलकार मौजूद हैं, कुछ ख्वातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं, मीडिया जो है वो यहाँ पे मौजूद था, जो कि मीडिया भी जो है अब यहाँ से जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिशान गर्देजी कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल के आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से जारी तहकीकात में हम इंकशाफात सामने आए हैं। मीडिया पर सरकारी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए बानी PTI से राब्ते में थे और इस राब्ते के लिए वो एंड्रॉयड फ़ोन की बजाय पुराना फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते थे, बटनों वाला। फैज़ हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके इनसे मज़कूरा फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और इनके खिलाफ तहकीकात के बाद बानी तहरीक इंसाफ भी खदशात का शिकार दिखाई देते। उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया है कि फैज़ हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जाए। अडयाला जेल रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी तहरीक इंसाफ ने कहा वो सिविल साबिक वज़ीर आज़म हैं, अगर इन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाया गया तो इससे पाकिस्तान की साख खराब होगी। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ के ओपन ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज करने की इजाजत भी दी जाए। उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल हुआ तो रिजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि उनका फैज़ हमीद से बस तब तक राब्ता रहा जब तक बानी PTI वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फैज़ हमीद DGISI थे। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद इनसे कोई राब्ता रहा और ना ही ताल्लुक। बानी PTI ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में जब कोई रिटायर हो जाता है तो वो हीरो से जीरो हो जाता है, इसके पास कोई इख्तियारात नहीं होते। बानी PTI ने पूछा जिसके पास इख्तियारात नहीं तो वो इससे राब्ता क्यों रखेंगे। माजी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ का नाम लेकर उनके बारे में तल्ख गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन आज सहाफियों से गुफ्तगू में वो उनका नाम लेने से इज्तनाब करते नजर आए। सहाफी ने बानी तहरीक इंसाफ से पूछा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्जाम है कि 9 मई की साजिश का मंसूबा उन्होंने बनाया, उन्होंने अस्करी तंसीबात पर हमलों का हदफ मुकर्रर किया जिस पर आपने अमल करवाया। बानी तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया जिसने इनके अगवा का हुक्म दिया था इसी ने 9 मई की साजिश तैयार की थी। सहाफी ने पूछा आपकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था? बानी तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया उसी ने हुक्म दिया था जो रेंजर्स को कंट्रोल करता है। सहाफी ने फिर पूछा रेंजर्स तो वजारत दाखिला के मातहत है। इस पर बानी तहरीक इंसाफ ने कहा वो वजीर आजम रहे हैं, एक दफा इन्हें रेंजर्स की जरूरत पड़ी थी इसलिए इन्हें मालूम है कि रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है और इनके अगवा का हुक्म किसने दिया। सहाफी ने फिर पूछा आप नाम बताएं ना, आपकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया? सहाफी के बार बार पूछने पर भी बानी तहरीक इंसाफ ने बराह रास्त नाम न लिया बल्कि कहा तो इतना कि इनके अगवा का हुक्म फौज के नंबर 1 बादशाह सुपर किंग ने दिया था। बानी तहरीक इंसाफ ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया तो मीडिया पर इसका रद्द अमल भी दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रद्द अमल बाखबर सिक्योरिटी जराए ने दिया है। मीडिया पर सिक्योरिटी जराए ने मंसूब बयान में कहा कि बानी PTI होते कौन हैं बताने वाले कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें ओपन ही होगा ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी क्या करते रहे हैं और करवाते रहे हैं। बानी PTI के मुतालबे पर वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि बानी PTI की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का
मुतालबा फौज के मामलात में मदाखलत है। अता तारड़ के मुताबिक बानी पीटीआई की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़े बनाएं। अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई के बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशानी और तज़ब्ज़ुब का शिकार है और ये भी साबित होता है कि फैज़ हमीद वाकई उनका असासा थे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि अगर फैज़ हमीद का ट्रायल करना है तो इस केस में बानी तहरीक इंसाफ का ट्रायल भी करना होगा। इंसाफ के मुतालबात और खदशात पर 4 सवालात भी जन्म लेते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ मुकदमा और शवाहिद हसास नौयत के हैं, तो क्या इसका ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जा सकता है? कानूनी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान में किसी भी मुकदमे को ओपन कोर्ट में चलाने का फैसला अदालत के दायरे इख्तियार में आता है, लेकिन क्या मिलिट्री कोर्ट्स में यह फैसला सिर्फ आर्मी चीफ ले सकते हैं? अता तारड़ ने इस मुतालबे को फौजी मामलात में मदाखलत करार दिया। क्या यह वाकई मदाखलत है? और अगर ओपन ट्रायल होता है तो क्या वाकई ऐसे शवाहिद सामने आ सकते हैं जो 9 मई के मुतालिक बानी तहरीक इंसाफ के इल्जाम को दुरुस्त साबित कर सके? और खबर यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना मिलना भी और उसका इजाजतनामा भी मनसूख किया गया है। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया के मुताबिक चंद दिन कबल भी मुजाहरीन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद में है। इन हालात में जलसे की इजाजत नहीं मिल सकती। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब इस वक्फे के बाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर अली जफर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो अब आपको इजाज़त दे दी गई थी अदालत की तरफ से, फिर उसको रिवोक कर दिया गया है। अदालती इजाज़त के बावजूद अब जो आपको जलसा नहीं करने दिया जाएगा तो करेंगे क्या? अली अमीन गंडापुर साहब तो कहते हैं हर हालत में जलसा करेंगे ही करेंगे। तसादुम भी हो सकता है, नाखुशगवार वाक़यात भी देखने को मिल सकते हैं। तहरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है सर? आप अगर इजाज़त में रहेंगे फिर तो इजाज़त तो आपको कभी नहीं मिलेगी, आपको ये तो भूल जाएं आप। तो फिर आपको आर यू रेडी टू शो योर मसल? देखिए, जहाँ तक अब ये फैसला तो करना है ऑब्वियसली पार्टी ने एक मुशावरत से, लेकिन इम्कान यही लग रहा है मुझे कि इस बार शायद वो जलसा होगा। अच्छा। क्योंकि परमिशन दे के बार बार ना वापस लेना, ये तो एक मजबूर किया जा रहा है एक सियासी जमात को कि फिर वो इजाज़त के बगैर ही जलसा करें। और ऐसा देखने में नहीं आता। अदालत ने भी एक हुक्म फरमाया है, अदालत ने भी कहा है कि बिल्कुल आपको इजाज़त है, कि आपको कोई तंग भी ना करे, ये भी हुक्म फरमाया अदालत ने। तो उसके बावजूद अगर परमिशन नहीं दी गई या वापस ले ली गई देने के बाद, तो ये फिर एक तरह से मजबूर किया जा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी को कि वो जलसा करे। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार होता जा रहा है। तो अब बहरहाल जैसा मैंने कहा कि फैसला तो करेगी पार्टी लीडरशिप मुशावरत से, अब इसमें बात करके, लेकिन इम्कान यही लग रहा है। चले आगे बढ़ते हैं सर। बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में किया जाए। अस्करी ज़राए से खबर आ रही है कि उनका तो पता नहीं होता ही नहीं होता, आपका यानी बानी तहरीक इंसाफ का ट्रायल ओपन कोर्ट में जरूर होगा। इस पे क्या स्ट्रेटजी है सर? जी देखें, एक्चुअली मैं मौजूद था उधर जब ये स्टेटमेंट उन्होंने दी। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा और सवाल ये था कि आप इस ट्रायल के बारे में, जो फैज़ साहब की अपना जो ट्रायल हो रही है जनरल फैज़ साहब की, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए, आप उसको एग्री करते हैं या नहीं? तो उस पर उन्होंने कहा उस जवाब में कि मेरी नज़र में उनका जो ट्रायल है, मेरा उससे ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन अगर उनका ट्रायल हो तो ओपन होना चाहिए, क्योंकि ओपन ट्रायल में वो फिर सब कुछ जो है वो साफ शफाफ सामने आएगा। और ओपन ट्रायल का उनका उससे पहले वाला सवाल था, वो ये था कि क्या आपका ट्रायल जो है ये ओपन है कि नहीं? तो वो अपने जो ट्रायल हो रहा था उसके बारे में बता रहे थे कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहे। अगर ये ओपन ट्रायल होते तो कौम को पता चलता
कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये चूंकि जेल ट्रायल है और क्लोज्ड एक तरह से एनवायरनमेंट है, तो पब्लिक तक वो एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पहुंचती। उस सिलसिले में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। और जहां तक ताल्लुक है कि क्या वो फोर्स कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं किसी को कि ओपन ट्रायल हो या ना हो, वो तो ऑब्वियसली नहीं है। तो उनका कमेंट था ओपन ट्रायल होना या ना होना, वो तो जिसके खिलाफ ट्रायल हो रहा हो वही अदालत को रुजू कर सकता है और कह सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब की है वो उस सवाल के कॉन्टेक्स्ट का जवाब था। ऑफ कोर्स वो मजबूर तो नहीं कर सकते किसी को, ना वो कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं किसी के खिलाफ। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगला सवाल बतौर वकील भी आपसे पूछ रहा हूँ, आप वकील हैं माशाल्लाह। सर ये बताइएगा, अब जो जनरल फैज हमीद के का फोन बरामद हुआ है, जिससे कहा जा रहा है कि उनका उस फोन के जरिए राब्ता साबित होता है बानी तहरीक इंसाफ से, ये बानी तहरीक इंसाफ के लिए कितना खतरनाक साबित होगा? जी कोई खतरनाक साबित नहीं हो सकता। उस पे जवाब बड़ा सिंपल है कि वो रिटायर कर चुके हैं और जब एक जनरल या कोई भी ओहदा जो रखे हुकूमत में या स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस में, वो जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनका कोई ऑफिशियल नहीं होता, कोई जॉब ना उनके ऑफिशियल कोई इख्तियारात होते हैं, ना वो किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए वो किसी सूरत में अगर वो ऐसा कोई राब्ता, पहली बात तो मेरे इल्म में नहीं है, और ये इमरान खान साहब से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी डिनाई किया था। लेकिन अगर ऐसा कोई बात कोई कर भी रहा है तो इसमें कोई किसी किस्म का, चूंकि वो सिटिंग ऑफिसर नहीं है, तो कोई किस्म का जुर्म नहीं हो सकता। किसी किस्म का किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती उस पर। तो मेरा ख्याल है ये तो वैसे ही करने वाली बात। सर देखिए, एक तरफ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हमारा जनरल फैज से कोई राब्ता नहीं था, फिर वो ओपन ट्रायल की ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं। अगर राब्ते साबित हो जाते हैं और जनरल फैज हमीद वादा माफ गवाह बन जाते हैं सर, तो फिर बानी चेयरमैन के लिए सूरत हाल क्या होगी? देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई शहादत या एविडेंस आएगी नहीं, और नंबर दो, यकीनी तौर पे जो जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उस वक्त उनका राब्ता भी था, ताल्लुकात भी थे और डिस्कशन भी होती थी, क्योंकि उस वक्त का पोजीशन ये थी कि जो ISI में उनका जो ओहदा था वो उसका ताल्लुक डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है और हर प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है। इसलिए वहाँ तक तो था ज़रूर, लेकिन जब वो रिटायर कर गए फैज साहब, उसके बाद से कोई ताल्लुक नहीं हुआ। और अगर कोई बातचीत हुई भी तो वो जनरल बातचीत हुई होगी, उसमें कोई मकसद ऐसा कोई बात भी नहीं, ऐसा कोई ममानियत भी नहीं है कि वो बात नहीं कर सकते थे अगर एक बार रिटायर हो जाए एक कोई भी आर्मी ऑफिशियल। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है आपका ये सवाल कि क्या अंदेशा है अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी बात होती है, तो ट्रायल्स तो देखें बनाने के लिए बहुत सारे ट्रायल्स बनते गए हैं। मैंने ये तोशा खाना के केसेस भी देखे, मैंने ये अलकादर केस भी देखा, मैंने साइफर केस भी देखा। तो बनाने को तो केस कोई भी बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या ऐसी कोई शहादत होगी, क्या उस केस में कोई जान होगी। तो यकीनी तौर पे अभी तक जो एविडेंस में बाकी केसेस को देखा है, कोई शहादत नहीं आई, कोई एविडेंस नहीं आई, बिल्कुल बोगस केस थे और पूरी दुनिया को पता चल गया कि बोगस केस हैं। इसी तरह अगर कोई केस इस पे बनाया गया इस सिलसिले में, तो वो भी बोगस केस ही होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये 9 मई का वाकया हुआ तो इमरान खान साहब तो खुद जेल में थे, उनको तो शायद रेंजर्स ने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किडनैप कर दिया था। तो ये एक बात है जो कि वाज़ेह तौर पे हकीकत है, और इसलिए कोई मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का केस बनाया जा सकता है कानूनी तौर पे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि केसेस तो बहुत बनते हैं और देखने में आ रहे हैं, तो अगर आया ऐसा केस तो फिर उसको देखेंगे और उसका। अच्छा सर, अगर बानी चेयरमैन का जनरल फैज से राब्ता एस्टैब्लिश होता है कि जी राब्ता तो था, और फिर मजीद क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा कि राब्ता तो था मगर उस राब्ते की वजह से 9 मई पेश आया?
देखें, जब वो ऐसा कोई आएगा एविडेंस तो फिर देखेंगे। ये तो एक तरह बात हम कर रहे हैं किसी किस्म की एविडेंस के, क्या बात हुई या क्या बात नहीं हुई और किसके थ्रू हुई और कौन कह रहा है कि ऐसी है, और एविडेंस जो मोबाइल का है वो कितना रिलायबल है, तो फिर मैं उसका कोई जवाब दे सकूंगा। लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात जरूर करूंगा, और वो ये है कि अगर ऐसी कोई बात हुई भी तो उसमें कौन सा जुर्म। तो लेकिन दिफा कैसे करेंगे सर? राब्ता होना, क्योंकि एक आदमी वो एक्यूज्ड है कि जनाब इन्होंने हैच की है कॉन्स्पिरेसी, उससे तहरीक इंसाफ के बानी का राब्ता है, इसका दिफा कैसे करेंगे? देखें, जहां तक वो तो पता नहीं अब केस क्या बनता है या क्या नहीं बनता, उसके बाद ही फैसला होगा। लेकिन ट्रायल जो है अगर सिविलियन का होगा तो फिर तो वो ट्राई किया जाएगा सिविल कोर्ट में, यही कानून कहता है। और अगर वो किसी मिलिट्री पर्सनल का होगा, उस रेलेवेंसी से जो कि एक मिलिट्री जब वो ड्यूटी कर रहे थे उसके कोई उस मामले के बारे में या उस टेन्योर के बारे में उनका मिलिट्री ट्रायल होगा, तो फिर उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये हमारा आर्मी एक्ट भी कहता है और यही हमारा आइन भी कहता है, और यही जजमेंट्स भी हैं, फैसले जो अदालतों ने किए हैं। तो मेरी नजर में ये तो बड़ा क्लियर है कि सिविलियन को सिविल कोर्ट में ट्राई करना है। अच्छा, लेकिन सर देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जनरल फैज का जेल में बैठे हुए एक शख्स से राब्ता कायम होता है और वो स्टैब्लिश हो जाता है कि राब्ता था, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देखें ना, आईब्रोज तो रेज होंगी। एक है साबिक वजीर आजम, एक है साबिक इंटेलिजेंस चीफ, एक जेल में है जिसके कानूनी तौर पर राब्ता नहीं रख सकते आप किसी तरह से, वो गैर कानूनी बात है, और वो साबिक जो इंटेलिजेंस चीफ है वो उनसे राब्ते में है। आपके मुताबिक ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर? नहीं, अब आप खुफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो इस तरह बात कर रहा हूँ कि अगर मैं मकसद राब्ता करता हूँ और मेरी मुलाकात होती है, आज भी हुई, और उसमें काफ़ी डिस्कशंस भी हुई और इंस्ट्रक्शंस भी हुई, तो उसमें कोई गैर कानूनी बात तो नहीं। वो तो एक बात हो रही है और बात की जा रही है और ऑफिशियली की जा रही है, एक एनवायरनमेंट में की जा रही है। ठीक है, एनवायरनमेंट बड़ी सख्त है, वहाँ शायद रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और कई बार जब मुलाकात होती है तो वो ऑफिशियल भी बैठे होते हैं, पुलिस अथॉरिटीज भी बैठी होती हैं जो सुन रही होती हैं कि क्या बातचीत हो रही है। तो एनवायरनमेंट तो सख्त होती है, लेकिन उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। और अगर कोई ऑफिशियल राब्ता है तो वो उसमें भी गैर कानूनी बात नहीं है। अगर कोई खुफिया जिसकी आप बात कर रहे हैं या आप इशारा कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई एविडेंस आता है तो फिर देखना पड़ेगा कि किस चीज़, किस प्रिजन रूल की वायलेशन हुई है और किसने की है, और फिर जिसने भी की है उसको उसके खिलाफ फिर उस कानून के मुताबिक जिसकी सर देखिए ना, उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, अगर कोई कार्रवाई बनती है तो फिर वो बनेगी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये सारी बातें हम कर रहे हैं एक तरह से फिक्शन पे बेस्ड। अभी तक कोई सामने कोई डिटेल्स तो मेरे पास नहीं आई जिसका मैं डिटेल में जवाब दे सकूं आपको। चलें ठीक है, वैसे खुफिया तो इस वजह से हो गया ना सर कि वो जेल में है, फोन से राब्ता वो कर नहीं सकते किसी से, और अगर ऐसा राब्ता हो रहा है तो वो डेफिनेटली खुफिया ही होगा सर। अब आप काफ़ी पुरुमीद थे कि बानी चेयरमैन बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, उन्होंने खुद 2 महीने की डेडलाइन दी थी हुकूमत को, अब उन पे मजीद केसेस बन गए, ऊपर से ये जनरल फैज हमीद वाला केस भी लगता है कि उसमें वो मजीद चार्ज हो सकते हैं, तो अब क्या स्ट्रेटजी है सर, अब क्या होगा? जी, मुझे तो देखें, मैं तो अभी जो यकीन रखता हूं कि जो मेन अटैक थे, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड हमले थे, वो उसमें तो हमला करने वालों को शिकस्त हो गई है। यानी कि जो उनके सबसे, आप हुकूमत के अगर मिनिस्टर्स और जो अपोजिशन जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई की अपोजिशन, उनके लीडरान के बयान सुने तो उनके लिए सबसे बड़ा केस साइफर केस था, कोशा खाना का केस था, इद्दत का केस था। ये सारे उनके लिए बड़े बड़े केसेस थे, और कह रहे थे कि इसमें जनाब हमारा जो है हमला ऐसा होगा कि हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे और सज़ा दे देंगे। हाँ ठीक है, सज़ाएं हुई निचली अदालतों से, लेकिन ऊपर वाली अदालतों ने कुछ देर में उन सबको ख़त्म कर दिया। तो अब जब मेन केसेस ख़त्म हो गए, अब जो केसेस आ रहे हैं वो और भी कमज़ोर हैं,
और वो इतने कमजोर हैं कि उनके शायद हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन से पहले ही, यानी ठीक है, उनकी जो ट्रायल से पहले ही अली ज़फ़र साहब उनको कॉश कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हम आपको 2 गाड़ियों की कहानी सुनानी, बल्कि 2 गाड़ियों के मालिकान की कहानी सुनानी है। बहुत दिलचस्प जो है ये कहानी होगी, मगर उतनी ही दिल दहला देने वाली कहानी होगी इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज आपके सामने 2 गाड़ी मालिकान की कहानी रखते हैं। ये कहानी है एक प्राडो मालिक और एक साइकिल रेडी के मालिक की। ये कहानी नहीं है बल्कि अशराफिया और आम आदमी के दरमियान मौजूद खलीज की एक दास्तान है। नाज़रीन, लैंड क्रूजर की मालिक एक ताकतवर कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून एक बाप बेटी को कुचल देती है। जब मकतूल के असासे देखे जाते हैं तो इसके हिस्से में फकत एक साइकिल रेहड़ी आती है जिस पर वो गली गली जाकर पापड़ और चिप्स वगैरह बेचता था। कानूनी तौर पर लैंड क्रूजर की मालिक ताकतवर कारोबारी खानदान के चश्मो चराग को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, मगर दिखाई दे रहा है कि पुलिस और कानून उस खातून को बचाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। कराची में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा आमना आरिफ को दफन किए 24 घंटे गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता 2 रोज में एक लम्हे को भी महसूस नहीं हुआ कि आमना के साथ इंसाफ होगा। ताकतवर कारोबारी खानदान की जानिब से अपनी बेटी और बहू को बचाने के लिए हर बार एक नई गलत बयानी का सहारा लिया जा रहा है। इस केस में हर मोड़ पर इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मुल्जिमा को बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने सबसे पहले मौक़िफ़ अपनाया कि खातून नफ्सियाती मरीजा है। मामला जिना अस्पताल तक पहुंचा, जहां के माहिर नफ्सियात ने कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में नामजद खातून की दिमागी हालत दुरुस्त करार दे दी। जिना अस्पताल के शोबा नफ्सियात के सरबरा डॉक्टर चुन्नी लाल ने कहा है कि 19 अगस्त को मुल्जिमा को जिना अस्पताल लाया गया था। मरीजा को जब अस्पताल लाया गया तो हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुल्जिमा के अहले खाना ने बताया वो जहनी मरीजा है, तहम अहले खाना मरीजा के हवाले से कोई रिकॉर्ड पेश न कर सके। मुल्जिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। सरबराह शोबा नफ्सियात का कहना था कि मरीजा ने अस्पताल में अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लिहाजा अब मरीजा को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। नाज़रीन, अब हम आपके सामने कुछ वीडियोस रखते हैं। पहले वीडियो हादसे के फौरी बाद की है, जिसमें खातून को घबराए हुए देखा जा सकता और हादसे के बाद आम फर्द की हालत भी ऐसी ही हो जाती है। अब अगली वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून रेंजर्स के आते ही पुरसुकून हो जाती है। इसके चेहरे का इत्मीनान भी वाज़ेह है। यही नहीं बल्कि वहां मौजूद हुजूम पर चिल्लाना भी शुरू कर देती है। इसी दौरान खातून की एक दोस्त मौका पर पहुंचती, इसे गले लगाती है, समझाती है, तसल्ली देती है, जिसके बाद खातून मजीद हशाश बशाश हो जाती। लेकिन इन वीडियोस के बावजूद खातून को नफ्सियाती मरीज साबित करने की कोशिश की गई। हैरानकुन तौर पर हादसे के बाद हस्बे मामूल पुलिस ताखीर से पहुंची, जबकि उस वक्त मकामी अफराद ने खातून को रोके रखा। आज कराची सिटी कोर्ट में कारसाज में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे के केस की समाअत हुई। हादसे की मरकजी मुल्जिमा को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनके 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिमा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी मुवक्किला के खिलाफ दफात काबिल जमानत हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुकदमे में कत्ल बिल सबब के दफा 322 का इजाफा किया गया। दफा 322 नाकाबिल जमानत है। अदालत ने मुल्जिमा से इस्तफसार किया कि पुलिस ने कोई तशद्दुद तो नहीं किया, जिस पर मुल्जिमा ने बताया कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। अदालत ने ट्रैफिक हादसे की मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म दिया। सवाल यह है कि नफ्सियाती मरीज का बहाना फ्लॉप होने के बाद मुल्जिमा के वकील की जानिब से क्या हरबा इस्तेमाल किया जाएगा? क्या कमजोर दफात के सहारे खातून को केस से बरी कर दिया? बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ आरिफ साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ आरिफ साहब। बेटी के मुतालिक बताइएगा कुछ। मुल्जिमा को तो सबको पता ही है, लेकिन वो जो चली गई है दुनिया से, वो क्या ख्वाब लेकर गई, कुछ बताइएगा। क्या मामलात थे, क्या हालात थे बाप बेटी के? देखिए, ये जो इनके वालिद थे जो इसमें शहीद हुए हैं, इमरान आरिफ साहब, ये इंतहाई नेक और सादा लो शख्सियत के मालिक थे। जो है अल्लाह से और
जो है बहुत ज़्यादा दिल लगाते थे। इसके अलावा जो है बेटी जो है उसकी बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने तरबियत की थी। माली वसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे कि जो है बहुत ही हाई फाई किस्म की कोई तालीम वगैरह किसी यूनिवर्सिटी में पढ़वा सकते, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी से बच्ची ने तालीम हासिल की थी और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में से बैचलर्स किया था स्टैटिस्टिक्स में, और अब उसका जो है 17 सितंबर को उसका मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस जो है इसका कंप्लीट होने वाला था। तो 17 तारीख को इसका वाइवा था, जिसके बाद इसकी जो है मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाती। तो एक अच्छी कंपनी में जो है जॉब करती थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स और बिज़नेस एनालिटिक्स की तरफ इसकी तवज्जो थी और बहुत ही होनहार तालिब इल्मों में शुमार होता था इसका। तो जो है इसका इस दुनिया से इतनी कम उम्र में चले जाना एक बहुत बड़ा हमारे ख़ानदान के लिए तो जो है एक सानिया है। बच्ची ने बहुत सारे अपने इरादे किए थे जिसको जो है डिस्कस करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसको अपने इम्तियाज़ साहब जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। आप तक हादसे की इत्तला कैसे पहुंची, पर जब आप अस्पताल गए तो क्या सूरत हाल थी तब? देखिए जो है इस सबसे पहले तो जो है वो एक फ़ोन आया था किसी रैंडम नंबर से मेरी भाभी के पास, इमरान की अहलिया के पास, कि जो है इनका एक्सीडेंट हो गया कारसाज रोड पे और जो है जो साहब जो है उनका फ़ौरन ही इतला दी कि इंतकाल हो गया और बेटी जो है वो शदीद ज़ख्मी है। तो जो है अभी मैं वीडियो देख रहा था कि जो है जब गाड़ी जो है उसने उनको हिट किया है तो काफ़ी देर तक जो है उनकी डेड बॉडी जो है वो वहीं पे जगह पे पड़ी हुई थी और जो है उनको कोई भी जो है फर्स्ट एड देने के लिए आगे नहीं आया था। लेकिन उस वक्त जो है ये देखने में आया कि जो हमारी रियासती इदारे हैं पुलिस और रेंजर्स के, वो लोग जो है उन साहिबा को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा मसरूफ़ थे और जो है वो अल्लाह भला करे उस नौजवान का जिसने जो है पुलिस की गाड़ी के अंदर वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं इसको नहीं बैठाने दूंगा जब तक तुम जो है ये जो बॉडीज़ हैं इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं दोगे। तो जो है फिर जब जो है उनको जो है गाड़ी में डाल के वो लेके जा रहे थे तो छिपा का जो ड्राइवर था उसने कहा था कि वो हयात थी, लेकिन जो है वहाँ पर जो है पहुँचते तक उनका जो है इंतकाल हो गया था, बेटी का भी, तो आमना का। तो इससे जो है ये अंदाज़ा होता है कि मोटरसाइकिल पे सफ़र करने वाला जो है उसकी ज़िंदगी जो है उसकी कीमत शायद नहीं है, लेकिन V8 में चलाने वाला उसकी ज़िंदगी की कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसको बचाने के लिए रियासत भी सामने आ गई। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात आपने बताई है कि आमना की सांसें उस वक्त चल रही थी जब ये वाक़या पेश आया, एक ऐनी शाहिदीन के मुताबिक। अच्छा, ये जो तफ्तीश हो रही है इम्तियाज़ साहब, इसके बारे में सर क्या आप मुतमईन हैं? क्योंकि आज तो खबर आई कि पहले साबित करने की कोशिश की गई कि खातून दिमागी मरीज़ा है, डॉक्टर ने कह दिया आज कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको आप मुझे बताइए कि जो है मुलजिमा है इनका जो है ब्लड सैंपल जो है उसी दिन एक्सीडेंट के दिन ही रात को MLO के दफ्तर में ब्लड सैंपल इनका लिया गया था, लेकिन जो है आज तक जो मेरी इतला है कि जो है वो ब्लड सैंपल अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ फॉर केमिकल टेस्टिंग। अच्छा। तो जो है ये मैं क्योंकि इन्होंने पहले ये कि जो है उर्स का बहाना किया कि उर्स की वजह से छुट्टी है, जबकि और जो है आज का भी पूरा दिन निकल गया है, तो केमिकल टेस्टिंग के लिए कोई भी जो है मैंने जो है दरख्वास्त लिखी है और AIG साहब हैं, DIG साहब हैं, IG साहब हैं और IO जो था उसको भी दी है, भिजवाई है, लेकिन वो IO ने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया। अच्छा। अब ये समझ में नहीं आया कि भाई आपने क्यों इनकार कर दिया उसको, दरख्वास्त वो जो है मैंने दरख्वास्त दी है, CC किया है सबको, तो वो क्यों नहीं रिसीव कर रहे इसको। तो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि अगर आपकी, हालांकि इन्होंने IO साहब जो है आज कोर्ट में जब मुझसे मुलाकात हुई थी तो इन्होंने मुझे पूरा यकीन दहानी कराई थी मेरी कि वो इंशाअल्लाह ताला ऑनेस्टली जो है
पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे और जो है जो भी मुजरिम है उसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो है अगर वो उनका ये अज़म है तो क्यों उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो रिसीव करने से मना कर दिया, और ना अगर उन्होंने रिसीव किया और सैंपल को जो है प्रॉपर जगह जो है पहुंचा दिया है तो वो उसका जो है जवाब दें हमें कि भाई क्या रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्यों नहीं दी। अब इन्होंने आज सुबह जो है एफआईआर जब इन्होंने बनाई थी तो 320 का इन्होंने जो है दफ़ा लगाई थी, 322 नहीं लगाई। और जब ये कह रहे थे इनके वकील साहब जो थे जब वो मौजूद थे तो उन्होंने जो टीवी पे जिस तरीके से गुफ्तगू की है तो उस पर तो इन्होंने कहा था कि वो जहनी मरीज़ा हैं, तो जहनी मरीज़ा हैं तो उनको 114 जो है जहाँ तक ये होता है कि जिस किसी ने भी इनको गाड़ी दी है वो ज़िम्मेदार है, और अगर गाड़ी जो है कंपनी के नाम पे है तो कंपनी ज़िम्मेदार है। हम तो इनसे वो उसके बारे में भी जो है जानने की ज़रूरत है कि ये बताएं इसको कि भाई ये क्या है। अब जो है शायद इसी वजह से जैसे आपने अभी जिक्र किया कि उन्होंने जो है डॉक्टर साहब ने जो है सर्टिफिकेट दे दिया है कि इनको कोई जहनी आर्जा नहीं है, शायद इनके वकील साहब से कोई गलती हो गई है, कोताही हो गई है जो इन्होंने ये जुमला कह दिया कि इनको जहनी आर्जा है। मैंने जो है अपने वकील से गुफ्तगू की है तो जो है बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब और जो है जिब्रान नासिर साहब, ये दोनों हमारे जो है इनको मैं जो हूँ इंशाअल्लाह ताला इनके साथ ये इनका ताउन रहेगा तो जो है हम ज़रूर हक और बातिल में फ़र्क ज़ाहिर करा सकेंगे। बिल्कुल, हमारे पैम में भी कल जिब्रान नासिर साहब ने इस बात का ऐलान किया था। इम्तियाज़ साहब, क्या मुल्ज़िमा की फैमिली ने आपसे रब्ता किया, किसी किस्म का कोई दबाव डालने की कोशिश आप पर की गई हो या पुलिस ने किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश की आप पर? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, जो है आज सुबह जब कोर्ट के बाहर जो है मीडिया ने जब मुझसे गुफ्तगू की तो मैंने उनसे कहा कि जी देखिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन एनी सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन। जो है मुआशरा ऐसे नहीं बनता कि कंपनसेशन लेकर आप जो है किस्से को निपटा दें। माशरा ऐसे ही बनता है कि जो सज़ा का हकदार है उसको सज़ा मिले। मैं नहीं, उनको भी पूरा हक होना चाहिए अपना जो है केस के दिफा के लिए, लेकिन हक जो है और बातिल जो है वो उसको जो है माल और दौलत के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। मैं इस पे बड़ा जो है स्ट्रॉन्गली और एडमेंटली मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ इंशाअल्लाह ताला। अभी देखिए मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अभी मैं जब आ रहा था जो है कोर्ट से फारिग होके और अपने जो वकीलों से मिल के वापस आ रहा था तो मुझे एक फ़ोन कॉल आती है एक नंबर से, और उस नंबर से जो वो बंदा जो है वो ये ज़ाहिर करता है कि जो है ना वो मेरा तालिब इल्म है। वो मुझे ये कहता है कि सर वो जो है बड़ा लॉस हुआ आपका, लेकिन आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप इतने बड़े लोगों के साथ जो है मुकाबला कर रहे हैं। ये लोग तो मार देते हैं लोगों को और ये लोग तो उठा लेते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम मुझे धमका रहे हो। वो मुझे, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक यूनिवर्सिटी से जो है ताल्लुक़ है मेरा, और कल तक तो जो है मैं शाम तक जो है अपने भाई की तदफीन में लगा हुआ था और मैं किसी भी किस्म की जो है मैंने तवज्जो नहीं दी थी इस तरफ। लेकिन जो है ये फ़ोन जो है मैं समझता हूँ, मैं क्योंकि वो मेरे पास सेव नहीं था, वो बंदा जो भी था कॉल कर रहा था वो शायद जो है ज़ाहिर ये कर रहा था कि वो मेरा स्टूडेंट, क्योंकि मैं ख़ुद भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ और मुझसे ताजियत की बात कर रहा हूँ, लेकिन इन बिटवीन द लाइन वो मुझे धमका रहा था। तो मैंने उससे कहा कि बेटा मेरे पास कॉल रिकॉर्डर हो सकता है, मैं तुम्हारे फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड कर सकता हूं, और मैं जो हूं इस नंबर से जो तुमने मुझे कॉल करी है अगर मैं इसको रिपोर्ट करूं तो मैं थाने में नहीं रिपोर्ट करूंगा, मैं और भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वहाँ पे इसको रिपोर्ट करूंगा, जिन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि वो मुझे जो है पूरा अपना ताउन देंगे। और उन्होंने बाकायदा मुझसे ये कहा है कि अगर पुलिस भी आपको किसी तरीके से इस मामले में धमकाने की या डराने की कोशिश करे तो जो है आप हमें इतला दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि इस मुल्क में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद दौलत के पुजारी हैं और दौलत रखने वालों की पूजा करते हैं तो वो उनकी पूजा करते रहे, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। बेशक ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह का हक के लिए खौफ है। इम्तियाज़ आरिफ साहब, मशकूर हूँ, अफसोस भी है
और ताज़ियत हम सब की तरफ से, आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। नाज़रीन, वज़ीर दिफा जैसे संजीदा और अहम जिम्मेदार ओहदे पर मौजूद ख्वाजा आसिफ ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के आगाज़ पर मनकूल लिखा है, मतलब यह है कि ट्वीट का मवाद ख्वाजा आसिफ ने कहीं और से लिया, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल पर इसे पोस्ट करने का मकसद तो जाहिर है कि यही है कि वज़ीर दिफा इसके मंदरजात से इत्तफाक करते। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि विलायत की दिलचस्प कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक खातून ने विलायत का दावा कर दिया, इसके बच्चों और शौहर ने भी इसकी बात का यकीन कर लिया। चंद माह बाद वो खातून घर वालों से कहती है कि इसे इल्हाम होने लगा है। फिर वो सबको बताती है कि इसे ख्वाब में फलां हस्ती ने हुक्म दिया है कि वो घर से अलग होकर मुकम्मल यकसुई के साथ इबादत करे। घर वाले मान जाते और वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। इस घर का खर्च गैब से अदा होने लगता है। फिर वो खातून शौहर से कहती है इसे तलाक दी जाए वरना सारी विलायत ज़ाया हो जाएगी। शौहर तलाक दे देता है। फिर वो खातून ख्वाब बयान करती है कि इसे एक हस्ती ने हुक्म दिया है कि फलां नेक शख्स से शादी कर लो। यूं वो वलीउल्लाह खातून उस नेक शख्स से शादी कर लेती है। गैबी हाथ उस शख्स को मुल्क का बादशाह बना देता है। फिर वो वलीउल्लाह खातून अपने शौहर को गैब की खबरें सुनाती है जो बाद में दुरुस्त साबित होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ट्वीट का लबो लबाब यह है कि बुशरा बीबी अपने शौहर बानी PTI को गैब की जो खबरें सुनाती थी वो खबरें जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इन्हें दिया करते थे, और वाक़े की खबर देने से पहले फैज़ हमीद वो वाक़या मैनेज किया करते थे। कौन से रोज़ कौन सा शख्स कौन सी पार्टी में जाएगा, कौन सी तारीख को कौन सा जज कौन सा फैसला देगा, ये सब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पहले से तय कर लिया करते थे। बुशरा बीबी को आगाह कर दिया करते थे और बुशरा बीबी भी वो वाकया होने से पहले बानी तहरीक इंसाफ को बता दिया करती थी। फिर जब ऐसा ही होता था जैसा कि बुशरा बीबी ने बताया होता था तो बानी PTI को इस बात का यकीन हो जाता था कि बुशरा बीबी वाकई पहुंची हुई हस्ती है और इन्हें गैब की बातों का इल्म हो जाता है। ख्वाजा आसिफ की इस ट्वीट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी तहरीक इंसाफ को बताया कि उनका हेलीकॉप्टर गिर सकता है, इसे नीचे उतार ले। और जब हेलीकॉप्टर नीचे उतार कर चेक किया गया तो खराब तेल की वजह से इसका इंजन फेल होने वाला था। इसी तरह बुशरा बीबी ने कॉल करके बानी तहरीक इंसाफ को बताया कि मोहतात रहे, आप पर गोली चलेगी, और फिर गोली चल गई। ये सब बयान करके ख्वाजा आसिफ ने लिखा, इस सारी कहानी में गैब से खबरें पहुंचाने वाली हस्ती का नाम फैज़ हमीद। वज़ीर दिफा की जानिब से जनरल फैज़ पर लगाए गए ये इल्ज़ामात इंतहाई संगीन और चौंका देने वाले हैं। ख्वाजा आसिफ का मतलब यह है कि बानी तहरीक इंसाफ पर गोली चलवाने वाले भी फैज़ हमीद थे। इस कातलाना हमले में बानी समेत तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जख्मी हुए थे। तो क्या वज़ीर दिफा ये कहना चाहते हैं कि जनरल फैज़ ने बानी तहरीक इंसाफ को कत्ल कराने की कोशिश की थी? क्या वज़ीर दिफा के पास इस कदर संगीन इल्ज़ामात के हक में शवाहिद मौजूद हैं? अगर हैं तो क्या वो इसका मुकदमा भी जनरल फैज़ के खिलाफ दर्ज कराएंगे? ये बात भी अहम है कि मुस्लिम लीग नून इल्जाम लगाती है कि बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनरल रिटायर्ड फैज़ ही चलाया करते थे। अगर वो हुकूमत भी चलवा रहे थे तो बानी तहरीक इंसाफ को कत्ल कराने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? ख्वाजा आसिफ की ट्वीट से यह तासुर भी मिलता है कि बानी तहरीक इंसाफ के दौर में इनके खिलाफ जिन सियासी जमातों ने धरने दिए थे वो भी जनरल फैज़ के इशारे और हुक्म पर दिए थे। ख्वाजा आसिफ उस वक्त एक इंतहाई जिम्मेदार और हसास ओहदे पर है, इसलिए उम्मीद और तवक्को इनसे यही है कि वो बेबुनियाद और सियासी एजेंडे के तहत इल्जामात नहीं लगा रहे होंगे, बल्कि वो इस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की बजाय अपने ओहदे के मुताबिक जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे होंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।